नमस्कार प्यारे छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 का पाठ नंबर 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें पाठ के बारे में थोड़ा सा हम पाठ परिचय कर लेते हैं। यह पाठ किस प्रकार का है? यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण मतलब याद, संस्मरण मतलब पुरानी यादें, ठीक है। यह एक नए प्रकार की शैली मतलब तरीके से लिखा गया संस्मरणात्मक गद्य है, मतलब पुरानी यादों से युक्त जो है गद्य है। इसमें जो है परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लिख से हटकर कैसे जिया जा सकता है, मतलब इस पाठ में यह दिखाया गया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लिख से हटकर कैसे जिया जा सकता है। इस पाठ में ऐसी औरतों का जिक्र किया गया है और यह पाठ ऐसी औरतों को जो है केंद्र में रख कर के लिखा गया है कि किस प्रकार हम परंपरागत तरीके से जीते हुए भी पुरानी लिखों से, जो लिख से हट करके कैसे जी सकते हैं, ठीक है। यह जो है समझ लीजिए कि औरतों पर केंद्रित है, जो है गद्य रचना है, जो एक संस्मरण है। चलिए अब हम पाठ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। ठीक, पाठ की लेखिका का नाम आपको पता हो गया क्या है? पाठ की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग जी और पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। इसमें जो है मृदुला गर्ग जी ऐसे ही जो है महिलाओं को जो है का जिक्र किया है या के बारे में बताया है, जो परंपरागत तरीके से जीते हुए भी जो लिख है, जो एक बना दिया, एक रेखा बना दी गई है कि इसी पर चलना है, उससे हट करके चलती हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं प्यारे छात्रों। मेरी एक नानी थी। जाहिर है मतलब ये तो वास्तविक है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी कोई न कोई नानी होती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। कहती हैं लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कहती हैं कि मेरी माताजी की शादी होने से पहले ही मेरी नानी का निधन या मृत्यु हो गया था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। कहते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों ने जो है नानी से कहानियां नहीं सुनी, इसलिए हम जो 3 बहनें हैं खुद कहानी लिखती हैं, ठीक है। मतलब हम तीनों बहनें कहानीकार हो गई, एक लेखिका हो गई। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। कहते हैं कि नानी की कहानी भले हमने न सुनी हो, लेकिन कहते हैं कि नानी से मतलब नानी ने हमें तो कहानी नहीं सुनाया, लेकिन नानी की कहानियां हम लोग सुने हैं और कहते हैं कि उसका जो मतलब है, जो उसका अर्थ है, उसका जो भाव है, वो हमें बाद में जाकर की समझ में आया। जब हम लोग बहुत समझदार हुए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब उसका जो है भाव हमें, मर्म मतलब भाव समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़। कहते हैं कि पहले हमें तो इतना ही पता था कि मेरी नानी जो है परंपराओं को मानने वाली है, अनपढ़ थी, पर्दा नशी औरत थी, मतलब पर्दा में रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी की तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कहते हैं कि जिनके पति शादी होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ करके पढ़ाई करने के लिए विलायत मतलब विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीत रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं कि जब वो वहाँ से विलायत से पढ़ करके डिग्री लेकर वापस आए और
विदेशी तौर तरीके से रहना शुरू कर दिए, तो कहते तब भी हमारी नानी के रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कहते ना ही उन्होंने कभी उनकी जो है आदतों पर कोई इच्छा या आकांक्षा व्यक्त की, या पसंद या नापसंद की व्यक्त, इजहार करना मतलब व्यक्त करना। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की जिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर होना मतलब पहले वो एकदम बोलती नहीं थी, लेकिन वह जो है बहुत बोलने लगी। मुंहजोर होना मतलब वह अपनी बातें जो है सामने प्रस्तुत करना शुरू करने लगी। पहले वो कुछ व्यक्त नहीं करती थी अपनी इच्छाएं अनिच्छाएं, लेकिन वो बाद में मुंहजोर हो गई, मतलब हर बात में वो अपनी जो है राय देने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। ठीक, अब पर्दे में रहने का लिहाज छोड़कर, लिहाज मतलब शर्म, अब उन्होंने पर्दे में रहने का शर्म त्याग दिया और कहा कि मैं आपके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए, मतलब सब आश्चर्यचकित रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। कहते हैं कि जो स्त्री जो है पर्दा में रहने वाली थी और खुद अपने पति से कुछ सही से बात नहीं करती थी, मतलब ज़्यादा बोलती ही नहीं थी, वह आज एक अजनबी व्यक्ति से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत मतलब जरूरत जो है, कहते हैं कि मौके की नजाकत मतलब समय के महत्व को समझते हुए उन्होंने समय की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। ठीक, इसका मतलब उन्होंने वो बुलाया और अपनी बीवी के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो नानी ने कहा, कहते हैं कि अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज मतलब लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ठीक है, उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। ठीक, वर मतलब दूल्हा, पति। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। मतलब कहते हैं कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का जो की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो, मतलब साहबों की आज्ञा मानने वाले से हो, साहबों के गुलाम से हो, एक ढंग से मान लीजिए। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। ठीक, कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। कहते हैं कि कौन ऐसा कह सकता है कि जो स्त्री आज़ादी से पूरी तरह बेखबर है, उसके मन में देश की आज़ादी के प्रति इतना जुनून, इतना उत्साह, इतना लगाव है कि वह चाहती है कि उसकी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। मतलब स्वतंत्रता सेनानी के प्रति उनके मन में कितना सम्मान था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। कहते हैं कि बाद में मेरी समझ में आया कि ऐसा है कि वह अपनी निजी जिंदगी में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल मतलब विचारों वाली रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर नहीं। कहते हैं कि माना कि वो अपने नाना की जिंदगी में दखल नहीं देती थी, न उनमें साझेदारी की, पर जो है उन्होंने अपना जीवन अपने ढंग से जिया। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब होता है कि भले ही वो क्रांतिकारी न रही हो, क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, लेकिन कहते हैं कि अपनी तरह से जीने का जो
मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। कुछ लोग मजबूरी में बंध करके जीते हैं, ये मजबूरी में बंध करके नहीं जी, ये अपने ख्यालों से स्वतंत्र थे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस की इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा देला एक नहीं था। मतलब पुश्तैनी मतलब पीढ़ियों से प्राप्त, मतलब पीढ़ियों से प्राप्त कोई ऐसी जो है धरोहर नहीं थी कि उनके पास बहुत पैसा हो। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने में मजबूर हुई। कहते हैं कि माँ जो है जो थी वो अपनी माँ, जो उनकी माता जी थी, इनकी नानी, वो जो है सादा ख्याल वाली थी और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती, मतलब वो बहुत कमज़ोर थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। उन्हें साड़ी भी पहननी सही से नहीं आती थी, इसलिए वह रात रात जो है साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। मतलब हंसी मजाक करती थी, मतलब इतनी कमजोर थी, इतनी दुबली पतली थी कि रुई की तरह एकदम हल्की थी। धोइए पूछिए और झट से टांग दीजिए, ठीक है। मतलब बहुत दुबली पतली, बहुत हल्की थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। कहते हैं कि गनीमत यही थी, सौभाग्य यही था कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की, छीका मतलब खूंटी, ठीक है। आप जो कील उल गाड़ के नहीं होता है, वैसा एक छीका होता है लकड़ी का, लोग घर में अपने डलवा देते हैं उस पर टांगने के लिए, कहते हैं छीके पर टांग दे। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी। कहते हैं उन्होंने छीके से उतारने की कोशिश क्यों नहीं की, इसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अभिभूत मतलब काफ़ी प्रभावित थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, ठीक है। बस जात में से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। वे अपने नाना के बारे में कह रही हैं। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, ठीक है। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, कहते हैं कि ये सभी लोग जो है अंग्रेजों के, कहते हैं कि जो लोग अंग्रेजों से जंग लड़ते थे, यह मज़े की बात भी है कि वही लोग अंग्रेजों के प्रशंसक भी थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। कहते हैं कि चाहे लड़का कितना ही कोई काम करे, लेकिन होता था कि उनके ससुर ने ही, उनके ससुर के प्रभाव से ही सब चीज़ें हो रही हैं, उनके नाना के प्रभाव से, ठीक है। जब इनके जो है इनके पिताजी कोई मतलब काम करते थे या कुछ उपलब्धि प्राप्त करते थे, तो होता था कि ये इनके ससुर के जो है प्रभाव का असर है। एक बार एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती कि मतलब एक जो है ऐसे जो है शान बान से लदे साहब ने अपने एक सिरफिरे लड़के से, मतलब एक क्रांतिकारी लड़के से अपनी इतनी कमज़ोर नाजुक कोमल लड़की की शादी की। यह तो बहुत ही रोमांचक, मतलब रोमांच उत्पन्न, मनोरंजक बात है जो हम लोगों को हमारे अंदर रोमांच उत्पन्न कर देता है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं। उपकथाएं मतलब वे इसी जो है कथा की अंग थीं, ठीक है। एक कहानी है, उसके अंग थे जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना देती है, ठीक है। तिलिस्म मतलब जादू। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, मतलब माँ की अपनी पहचान थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात के वृक्ष को जो है बहुत जादुई माना जाता है। कदमा ऐसा माना जाता है कि आप पारिजात के वृक्ष से जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा,
ठीक। तो कहते हैं कि यह जो है इनकी माता भी बहुत ईमानदार थी, निष्पक्ष थी और मानिए कि वे किसी पारिजात के जादुई पीछे से कम नहीं थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब वो बहुत कमजोर थी, दुबली पतली थी। तो कहते हैं कि वह उनसे कोई जो है ठोस काम करवाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी। लेकिन कहते हैं कि हाँ, हर काम के लिए जो है उनसे जो है कोई कठिन काम हो उसके लिए उनसे राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और वो जो कह देती थी वह पत्थर की लकीर होती थी। मतलब वो जैसा कहती थी उसको वैसे ही किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते। कहते हैं कि हम लोग हाथियों से, हाथी जो है हल जोतने के लिए नहीं होता। हाथी जो है प्रकृति का एक अनुपम क्या है, एक अनुपम मतलब प्रकृति की एक अनुपम रचना है। तो उससे जो है हम हल नहीं जुतवा सकते। हाथी की उपयोगिता कहीं और है। उसी प्रकार जो ये इनकी माँ के बारे में इनकी दादी जी कहती थी कि जो है बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। कहते हैं कि इसका भावार्थ तो हमें उसी समय बचपन में ही हम समझ गए थे जब हम लोगों की परवरिश, ममतालु परवरिश मतलब ममता से युक्त परवरिश की मामले में माँ के अलावा उनके घर के सभी लोग जो है मुस्तैद मतलब हमेशा चुस्त या तैयार या तत्पर रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, कहते हैं कि दादी ही नहीं मतलब और उनकी मम्मी की जिठानी ही नहीं बल्कि खुद इनके पिताजी आदमी लोग भी हमेशा बच्चों की सेवा में लगे रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। कहते हैं कि पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं कि माँ के अंदर आज़ादी के प्रति लगाव नहीं था। ठीक है, यह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहे। कहते कि उनके अंदर आज़ादी के प्रति काफ़ी जो है उमंग थी और उन्होंने उसको बहुत भरपूर निभाया भी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। कहते हैं कि जब आपके अंदर आज़ादी का जुनून हो तो उसके निभाने के लिए भी आपको आज़ाद होना चाहिए। जिस प्रकार की माता जी आज़ाद थे, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, मतलब किसी से पूछ करके काम नहीं करना चाहिए, खुद अपने तरीके से काम करना चाहिए। कहने का मतलब यही है, इनके कहने का मतलब लेखिका कहती है कि यदि आपके अंदर आज़ादी के प्रति जुनून है तो आप आज़ादी में काम करने के लिए आपको भी आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप आज़ाद हैं और आप आज़ादी के लिए जो काम कर रहे हैं तो वो किसी से पूछ करके कर रहे हैं या उसमें किसी का अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आज के जो है पाठ में बस इतना ही। आज के भाग में अगला भाग हम शीघ्र ही आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।